आज संसद में सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश किया जाएगा। कोरोना संकट और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बीच में पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट से आम लोगों को राहत की उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा से लेके गरीब तबके और किसानों के लिए भी राहत वाला ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। और बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी क्या है? देश के आम बजट से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 बूस्टर बजट। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज सुबह 11 बजे संसद में मोदी सरकार का आम बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथा बजट पेश करेंगी। कोरोना काल में लोगों की आमदनी पर बड़ा असर पड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि नौकरी पेशा वालों की टैक्स छूट की सीमा में 50,000 की और बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी बीच यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव भी है। मोदी सरकार बजट के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। आज पेश होने वाले आम बजट में मोदी सरकार का फोकस नौकरी पेशा, गरीब, किसान और रोजगार पर हो सकता है। बजट में गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ रोजगार के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का दायरा बढ़ सकता है। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर और जोर दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसमें योजना के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक इसके साथ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना भी जारी रह सकती है। मनरेगा और फसल बीमा योजना के तहत आवंटन भी बढ़ाया जा सकता है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी फोकस हो सकता है। बजट पेश होने से एक दिन पहले कल संसद में पेश मोदी सरकार के आर्थिक सर्वे में कारोबारी साल 2022-23 में 8.3 से 8.5% के विकास दर का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वे में कृषि क्षेत्र में विकास दर का अनुमान 3.9% रखा गया है। 2020-21 में कृषि क्षेत्र के विकास दर 3.6% थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की ग्रोथ का अनुमान है। बजट से पहले कल पेश किए गए आर्थिक सर्वे में महंगाई का भी जिक्र किया गया है। आर्थिक सर्वे पर बात करते हुए प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा है कि हर साल आलू, प्याज और टमाटर के दाम अचानक से बहुत ज्यादा क्यों बढ़ जाते हैं, ये चर्चा का विषय है। कोल्ड स्टोरेज सुविधा से इससे निपटा जा सकता है। सान्याल के मुताबिक देश में आर्थिक गतिविधियां कोरोना काल से पहले के स्तर से भी ज्यादा हो चुकी है। संसद के बजट सत्र में विपक्ष सरकार को 3 अहम मुद्दों पर घेर सकता है, जिसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष सीमा पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध और पेगासस जासूसी मुद्दे पर भी हंगामा कर सकता है। कल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी दलों ने संसद की कार्यवाही में सहयोग करने का भरोसा दिया है। बजट सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का बजट भी आर्थिक प्रगति वाला होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव होते रहेंगे, लेकिन बजट पर खुले मन से चर्चा जरूरी है। इस बीच जीएसटी कलेक्शन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि देश की जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान है, जबकि मोदी सरकार के लिए टैक्स की कमाई एक बड़ी उपलब्धि है। देश में लगातार चौथे महीने जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,38,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। ये पिछले साल के जनवरी में हुए कलेक्शन से 15% ज्यादा है। ये लगातार 7वां महीना है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। अप्रैल 2021 में सबसे ज्यादा मासिक जीएसटी कलेक्शन 1,39,708 करोड़ रुपए रहा था। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 12 घंटे की बहस चलेगी। कमेटी ने बजट पर भी 12 घंटे की बहस कराने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में 7 फरवरी को और राज्यसभा में 8 फरवरी को जवाब दे सकते हैं। अब कौन सी सरकारी कंपनी खरीद रहा है टाटा ग्रुप? भारत के स्मार्टफोन बाजार का दायरा कितना बढ़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाली चुनौतियों के लिए कितनी तैयार? बजट और कारोबार से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 मनी 9। सरकार ने सरकारी कंपनी NINL को 12,100 करोड़ रुपए में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NINL सार्वजनिक क्षेत्रों की 4 कंपनियों MMTC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भेल और मेकॉन लिमिटेड समेत ओडिशा सरकार की 2 कंपनियों का संयुक्त उद्यम है। कंपनी भारी घाटे में चल रही है। भारत का स्मार्टफोन निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11% बढ़कर 16.9 करोड़ इकाई पर पहुंच गया है। भारत के स्मार्टफोन बाजार का राजस्व 2021 में 38 अरब डॉलर के पार चला गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% वृद्धि है। निर्यात में सर्वाधिक 24% हिस्सेदारी Xiaomi की रही। इस साल एप्पल ने भी 108% की वृद्धि दर्ज की है। सेबी ने अपने ग्राहक को KYC पंजीकरण एजेंसियों के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है।
अब पंजीकृत मध्यस्थों द्वारा उनके सिस्टम पर डाले गए केवाईसी रिकॉर्ड का KRA को स्वतंत्र तरीके से सत्यापन करना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि इस तरह की एजेंसियों को ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड के संबंध में ऑडिट सत्यापन बनाए रखना होगा। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान से शेयर बाजार में उत्साह देखने को मिला। सोमवार को सेंसेक्स 813 अंक की उछाल के साथ 58,014 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 237 अंक चढ़कर 17,339 पर रुका। ऑटो, फार्मा, IT, ऑयल एंड गैस, PSU, बैंक और रियल एस्टेट में 1 से 3% की तेजी देखने को मिली। बात महंगाई की करें तो बीते साल राशन और सब्जियों के मुकाबले आपने ज्यादा महंगा कपड़ा और जूता खरीदा है। महंगाई को बढ़ाने का काम मिसलेनियस कैटेगरी ने किया। इस खर्चे में शामिल है कपड़े, फुटवियर, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, फोन और इंटरनेट का बिल। महंगाई के मोर्चे पर तेल ने खेल कर दिया, फिर चाहे खाने का तेल हो या गाड़ी चलाने वाला। प्राथमिक बाजार में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 75 कंपनियों ने IPO के जरिए 89,066 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये संख्या पिछले एक दशक के दौरान IPO से किसी भी वर्ष में जुटाई गई कुल रकम से बहुत अधिक है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 504.5% की शानदार वृद्धि हुई है। कोयला, प्राकृतिक गैस समेत 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में दिसंबर 2021 में 3.8% की वृद्धि हुई है। नवंबर 2021 में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 3.4% बढ़ा था। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह अप्रैल-दिसंबर में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 12.6% बढ़ा है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में लगातार बढ़ोतरी हुई। 2020-21 में 13,327 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 10,237 किलोमीटर था, जो 30.2% की वृद्धि दर्शाता है। बुनियादी ढांचा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के भूमि और अन्य गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण को जल्द गति देने के लिए राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम का गठन किया है। NLMC के पास केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की 3,400 एकड़ जमीन और अन्य परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9Live को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। आज पूरे दिन TV9 भारतवर्ष पर बूस्टअप बजट आप लगातार देखेंगे। दिन भर ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ आज अपने प्रचार अभियान के तहत किन जिलों का दौरा करेंगे? स्मृति ईरानी और जयंत चौधरी कहां पर गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे? और कहां पर हुआ पुलिस और बीजेपी नेता में बहस के बाद हंगामा? और 18 दिन SP में रहकर कौन बीजेपी में वापस लौटा? उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 यूपी का चुनावी युद्ध। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार अभियान के तहत मेरठ और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। CM योगी सिवाल, खास सरधना और किठौर में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। मेरठ के बाद CM गाजियाबाद के मोदीनगर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। CM के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। बीजेपी नेता अर्पणा यादव अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आज से रायबरेली का 2 दिन का दौरा करेंगी। अर्पणा यहां प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगी। इसके बाद सदर और सलौन विधानसभा में बीजेपी के घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगी और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी। राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मथुरा का दौरा करेंगे। जयंत यहां छाता, बलदेव, माट विधानसभाओं में जनसभा करेंगे और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। जानकारी के मुताबिक जयंत चौधरी लक्ष्मी नारायण के मारे गए प्रस्तावक रामवीर के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए यूपी के मेरठ का दौरा करेंगे। ओवैसी मेरठ में डोर टू डोर प्रचार करेंगे और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। ओवैसी मेरठ की सिवाल, खास और इसके बाद शहर विधानसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे। यूपी की मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल के नामांकन के बाद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करहल से जीतेगी बीजेपी, जीतेंगे SP सिंह बघेल। 2022 में करहल से श्री अखिलेश यादव चुनाव हारेंगे, जीतेगी भाजपा, खिलेगा कमल, रहेगा सुशासन, होता रहेगा विकास। बहुजन समाज पार्टी ने सोमवार को यूपी चुनाव के 5वें और 6ठे चरण के 61 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारने वाली BSP ने 5वें चरण में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर दांव लगाया है। 61 उम्मीदवारों में 21 ब्राह्मण, 15 अनुसूचित जाति और 9 मुस्लिम समाज के लोग मैदान में उतारे गए हैं।
बिस्तर बिछवा रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया में सोशल मीडिया पर कोतवाली प्रभारी से अभद्रता और ब्राह्मण समुदाय पर बीजेपी नेता दीपू सिंह के बयान से लोग काफी गुस्से में हैं। कल सैकड़ों लोगों ने सुभाष चौराहे पर इकट्ठा होकर हंगामा किया और कोतवाली का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों ने टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 5 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी चुनाव में सियासी जंग के बीच बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पैर छूती नजर आई। मुलायम सिंह ने भी उन्हें सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी उन्हें प्रणाम किया। मुलायम आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान संसद पहुँचे थे। यूपी की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। लखीमपुर खीरी की धौरहरा सीट से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी 18 दिन तक समाजवादी पार्टी में रहने के बाद फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में लौटने के बाद उन्होंने कहा कि पर्यटन पर गया था, अब घर लौट आया हूं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने क्या ढील दी है? उत्तराखंड में बीजेपी आज से प्रचार में उतार रही है अपने स्टार प्रचारक। सिद्धू की हार को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या भविष्यवाणी की और उत्पल पर्रिकर के समर्थन में किस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस लिया? चुनावी राज्यों में मचे चुनावी संग्राम से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। नए नियमों के तहत अब 1000 लोगों की चुनावी सभा करने की इजाजत दी गई है। डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए प्रत्याशी अब 20 लोगों को साथ ले जा सकते हैं। वहीं इंडोर बैठकों में 500 लोगों के रहने की इजाजत है। आयोग ने 11 फरवरी तक रोड शो और जुलूसों पर रोक जारी रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में बीजेपी आज अपने स्टार प्रचारकों को उतार रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम विकास नगर और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के डोर टू डोर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर अभियान में भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी रेणु विष्ट के लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार के बाद सीएम धामी ने परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में हिस्सा लिया। धामी ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी को समर्थन मिल रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि अब की बार 60 पार का नारा सफल होगा। उत्तराखंड में महंगाई से राहत और बेरोजगारी पर अंकुश की थीम पर कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया है। कल पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसे देहरादून में जारी करेंगे। प्रियंका के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब लोक कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अमृतसर पूर्व सीट से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के अपमानजनक हार की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू अब तक इस सीट पर बीजेपी के समर्थन से ही जीत हासिल करते आ रहे हैं। कैप्टन ने राहुल गांधी की सीएम चेहरे को लेकर कही गई बात को भी ढोंग करार दिया है। पंजाब लोक कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कल्याणकारी कार्यों के दावों को खारिज कर दिया। कैप्टन ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार उनके मुख्यमंत्री के रूप में किए गए कामों का श्रेय ले रही है। कैप्टन ने पिछले साल सीएम पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। पंजाब की मलेरकोटला विधानसभा सीट पर 2 पूर्व डीजीपी की पत्नियां आमने सामने हैं। इस सीट पर मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना और इजहार आलम की पत्नी फरजाना आलम के बीच कड़ा मुकाबला है। मोहम्मद मुस्तफा और इजहार आलम दोनों ही पंजाब पुलिस के डीजीपी रहे हैं। ये विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। गोवा में शिवसेना ने पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को समर्थन देने का ऐलान किया है। उत्पल पर्रिकर गोवा की पणजी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी पार्टी उत्पल पर्रिकर के समर्थन में पणजी निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार शैलेंद्र वेलिंगकर को वापस ले रही है। उत्पल बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में ईडी की टीमों ने 30 जनवरी 2022 तक आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 305 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति जब्त की है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू के मुताबिक निगरानी टीमों ने 12 करोड़ की 26 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की है। आज मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर क्यों ब्लॉक कर दिया? मध्य प्रदेश कांग्रेस आज से चलाने वाले कौन सा बड़ा अभियान और कहां पर छत गिरने से 3 बहनों की मौत हो गई? राष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मेला प्रशासन के मुताबिक आज स्नान करने वालों की संख्या 1 करोड़ को पार कर सकती है।
इससे पहले कल रात 8 बजे मौनी अमावस्या का मुहूर्त लगने के बाद करीब 45 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के ट्वीट से नाराज होकर उनका ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया है। राज्यपाल ने ट्विटर पर बंगाल को लोकतंत्र के लिए गैस चैम्बर बताया था। ममता ने उन्हें ब्लॉक करने पर माफी मांगते हुए कहा कि उनके ट्वीट से लगता है कि चुनी हुई सरकार मानव बंधुआ मजदूर बनकर रह गई है, जबकि धनखड़ ने ट्वीट कर लिखा, कानून का राज कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज से घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस अपनी नीति और विचारधारा के साथ साथ सूबे में पिछले सरकार के दौरान किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज देवास जिले से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। केरल समेत दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले अब भी डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1,64,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,185 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोविड से हो रही मौत के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। केरल में 42,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। बिहार में आज से बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 12वीं की परीक्षा आज से 14 फरवरी तक चलेगी। इसमें 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के बाद शिवराज सरकार ने आज से 12वीं तक के स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया है। यूपी के कानपुर में हुए बस हादसे की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी को 48 घंटे के भीतर जांच कर रिपोर्ट देनी है। इस जांच टीम में कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर समेत नगर विकास विभाग के अनिल कुमार शामिल हैं। रविवार की रात को टाट मिल चौराहे के पास एक तेज रफ्तार बस ने कई लोगों को कुचल दिया था। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ईंट भट्ठे के कमरे की छत गिरने से हुए हादसे में 3 बहनों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मलबे से तीनों के शव बाहर निकाले गए। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएम ने मामले में कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने शराब तस्कर के घर की जमीन खोदकर जहरीली शराब की खेप जब्त की। पुलिस छापे की भनक मिलते ही शराब तस्कर घर से भाग गए। पुलिस की टीम ने घर का ताला तोड़ 60 लीटर कच्ची जहरीली शराब बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन मंगाई और घर और उसके आसपास की जमीन की 6 घंटे तक खुदाई की, जिसमें 12 ड्रम जहरीली शराब मिली, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को साल 2022-23 की विश्व धरोहर सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। होयसला के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित लिस्ट में है और देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।